नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चीन से फैले कोरोना संक्रमण के कारण आज पूरी मानवता कराह रही है, लेकिन चीन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कुछ और ही साजिशें रच रहा है। हाल के दिनों में उसने भारत से लगती लद्दाख सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और वहां लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसकी सेना ने गलवान घाटी में कई टेंट लगाए हैं और पेंगोंग झील में अपनी गश्त भी बढ़ा दी है, लेकिन सीमा पर तनाव के लिए वो उल्टे भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि गलवान घाटी चीन का इलाका है और भारत जानबूझकर वहां विवाद पैदा कर रहा है। भारत गलवान घाटी में चीन के इलाके में अवैध तरीके से डिफेंस फैसिलिटीज का निर्माण कर रहा है और इस कारण चीन की सेना के पास इसका जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इससे दोनों पक्षों के बीच सीमा पर विवाद बढ़ने की आशंका है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है और वर्ल्डोमीटर के मुताबिक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,46,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 55,16,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 23,10,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 99,000 से ज्यादा हो गई है और 16,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस बीच स्पेन से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर स्पेन में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े संशोधित किए गए हैं, जिसमें पहले की बजाय 2,000 कम लोगों की मौत बताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं वहां ये अचानक बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ देखते ना रहें। सरकारों को चाहिए कि वो महामारी रोकने के उपायों के साथ तैयार रहे। WHO के इमरजेंसी प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा है कि दुनिया कोरोना संक्रमण की पहली लहर से जूझ रही है। कई देशों में मामले घट रहे हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में मामले बढ़ रहे हैं। रेयान ने कहा कि महामारी लहरों के रूप में आती है। इसका मतलब है कि इसी साल उन क्षेत्रों में दोबारा भी ये महामारी आ सकती है जहां मामले थम रहे हैं। अगर वर्तमान में चल रहे संक्रमण के पहले दौर को रोक भी लिया गया हो तो अगली बार संक्रमण की दर बेहद तेज हो सकती है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो कोविड-19 से अब तक 60,490 मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा भी किया है कि भारत में ठीक होने की दर लगातार सुधर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट, यानी कि जो कन्फर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज़ वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। एक और विषय हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज कोविड-19 से खाली भारत ही नहीं, पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश लड़ रहा है। हम लोग वायरस से इम्यून नहीं हैं और हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। उस सिचुएशन में जिस समय की सोशल मोबिलिटी और सारे प्रोसेसेस एक वर्ल्ड का एक पार्ट थे, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि अगर वर्ल्ड में 69.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं तो इंडिया में वह करीब 10.7 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। हम इसको और अपने से संबंधित देशों से अगर कंपेयर करें तो यहाँ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि यह कंपैरिजन केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर है, जबकि हम सबको पता है कि वेदर इट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और वेदर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो पाते हैं कि जैसे कि स्पेन में
504 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं। बेल्जियम में करीब 499 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका में उसी तरह से 486 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हो रहे हैं। और लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में भी अगर हम जाएं और पाते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिको जैसे देश में भी 52.2 केसेस पर लाख रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए ग्रामीण एरिया में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है, जिसके चलते यूपी के नोएडा में एक निजी कंपनी ने सीएसआर के तहत मोबाइल वैन जिला प्रशासन को दी है, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। आप सभी जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में समाज के हर एक वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी में अपनी मदद देना चाहते हैं। उसी के क्रम में अजीमुथ बिजनेस ऑन व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड ने जिला प्रशासन से संपर्क किया। इनका बेसिक काम है कस्टमाइज़ करते हैं गाड़ियों को हर एक पर्पज़ के लिए। तो उसी में इनका ये पर्पज़ था कि हम एक मोबाइल टेस्टिंग वैन बना करके सीएसआर के तहत हम प्रशासन को देना चाहते हैं, प्रशासन उसका उपयोग कर सकता है। उसी दृष्टि से उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अजीमुथ बिजनेस ऑन व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड ने सीएसआर के तहत आज ये वैन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया है। हम लोग इसका प्रयोग करेंगे फील्ड में ऑन द स्पॉट ले जा करके वहाँ पर लोगों के जो है सैंपल कलेक्शन करेंगे और इससे टेस्टिंग में हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर बात करें तो मतलब अगर बात करें जैसे यहाँ पर खासतौर पे गांव में देखा गया है, तो क्या ये गाँव भी जाएगी और सब जगह टेस्टिंग होगी, प्रॉपर कैंप्स लगेंगे इसको लेकर? हम लोग अभी आपको मालूम है कि जहाँ पर हमारी आरआरटी की जहाँ पॉजिटिव केस मिलते हैं वहाँ पर आरआरटी की टीम भेजते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है और वो सारे हम एक्टिविटीज़ वहाँ पर करते हैं। वहीं पर अगर हमारे ये मोबाइल टेस्टिंग वैन रहेगा तो ऑन द स्पॉट ही लोगों के सैंपल ले लिए जाएंगे और उनको हम उनकी जो शासन ने टर्म और कंडीशन निर्धारित कर रखी है उसके तहत हम उनको होम क्वारंटाइन की भी हमें सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि सरकार अब उत्तर भारत को मत्स्य निर्यात का हब बनाएगी और इसके लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तो मैं आज ये कहने में सक्षम हूं कि नीली क्रांति में हमने जो बेस बनाया था देश के सामने, उस बेस को आज नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर जा रहे हैं। आज देश में विश्व का सबसे बड़ा जो मेरा, अगर सी बीड को हम अलग करते हैं तो फिशरी में हम दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर हैं। 10% 10.8 मेरा एनुअल ग्रोथ है। 7.53 प्रोडक्शन का ग्रोथ, और कंपेयर करेंगे पीछे से तो 2010 से 2014 में 4 से 5% का ग्रोथ था और आज हम ग्रोथ को डबल पर ले जाने का काम किया है। 12 लाख हेक्टेयर के लगभग 11.19 लाख ब्रैकिश वाटर है, जो समुद्र का छोर में ब्रैकिश वाटर, जिससे हम प्राउन की खेती करते हैं। अभी तक देश में जो हमारा तालाब है, पहले 2.5 था ग्रोथ प्रोडक्शन प्रति हेक्टर, अब 3.3 पर हम हैं। अब इसे हम 5 टन प्रति हेक्टर ले जा रहे हैं, जो 22 लाख हेक्टर है। उसी तरह जो हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर 31 लाख हेक्टर, उसका प्रोडक्शन 120 किलो है। हमने तय किया है कि उसमें टेक्नोलॉजी को हम लेंगे, टेक्नोलॉजी में केज कल्चर को। और जब मैं अपने सचिव और अधिकारियों के साथ, मित्रों के साथ बैठा था, तो 1 हेक्टर में हम 200 केज को, और जिससे आप एवरेज 4 टन, तो हम 120 केजी से उठा करके
वहां तक ले जाने का 8,000 केजी तक का है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से हर तरफ भारी तबाही हुई है। इसी तबाही की स्थिति से निपटने के लिए लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार को विफल बताया गया है और अतिरिक्त सैन्य बल की मांग की गई है। चौधरी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल प्रशासन इस विनाशकारी स्थिति का सामना करने में बुरी तरह से विफल रहा है और इसलिए केंद्र सरकार से सेना के अधिक जवानों को भेजने का अनुरोध करता हूं। आप सब जानते हैं कि बंगाल पे चक्रवात अम्फान के चलते तबाही मच चुके थे और 7 दिन गुजर गए, फिर भी हालात सुधरी नहीं। चारों तरफ त्राही त्राही मचे हुए हैं, ना बिजली, ना पानी, ना खाना, हर चीज पे किल्लत। लाखों करोड़ों की लोगों की जिंदगी में जो परेशानियां आज झेलने को पड़ता है, इससे बचाने के लिए सूबे की सरकार की तरफ से जो कवायद होना चाहिए उसमें काफी खामियां हैं। फौज को बुलाया गया लेकिन वो सिर्फ 5 कलाम मतलब 175 फौज बुलाए गए। लेकिन ये बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को खुद दरखास्त किए हैं कि प्रधानमंत्री जी आप सूबे की सरकार से विमर्श करके ज्यादा से ज्यादा फौजें वहां तैनात करें, क्योंकि प्रदेश की जो प्रशासन है वो सरासर नाकामी साबित कर चुके हैं, उससे काम नहीं बनते। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दूसरे राज्यों से श्रमिक ट्रेनों के जरिए आने वाले प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी दी है। आज भी काफी संख्या में ट्रेन विभिन्न राज्यों से आ रही हैं। जो अभी तक ट्रेन के आवागमन की स्थिति है, गुजरात से 457 ट्रेनें आ चुकी हैं, 457। महाराष्ट्र से 280 ट्रेनें आ चुकी हैं और आज महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें जो है शुरू की जाएंगी। आज महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें जो है तैयारी करके हमारे श्रमिकों को वहां से भेजा जाएगा। पंजाब से 204 ट्रेनें आ चुकी हैं, तेलंगाना से 23, कर्नाटक से 48, केरल से 10, आंध्र प्रदेश से 9, तमिलनाडु से 22, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 32, गोवा से 17, दिल्ली से 82 ट्रेनें आ चुकी हैं। दिल्ली से आज 6 ट्रेनें आने वाली हैं और हमारा प्रयास है कि दिल्ली में जो भी आना चाहता है अगले 2 से 3 दिन में रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और हर हालत में ट्रेनों का जो है लाभ लेकर, निःशुल्क ट्रेनों का लाभ लेकर हमारे प्रदेश में आवागमन उनका हो। उड़ीसा से 1, त्रिपुरा से 1, हिमाचल से 1 और असम से 2 ट्रेनें आई हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि हरियाणा और राजस्थान से अभी भी निरंतर प्रतिदिन बसें चल रही हैं। कोई भी व्यक्ति हरियाणा या राजस्थान से आना चाहता है तो वो बसों के माध्यम से आ सकता है। अब एक जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, गोरखपुर में आज तक 199 ट्रेनें आ चुकी हैं और गोरखपुर में ही केवल गोरखपुर के स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग व्यवस्था करके 2.5 लाख लोग गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। जौनपुर के रेलवे स्टेशन पे 94 ट्रेनों में 1,35,000 लोग आ चुके हैं। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे 86 ट्रेन से 1,10,000 से अधिक लोग आ चुके हैं। इसके साथ साथ प्रयागराज में भी 53, प्रतापगढ़ में 65, वाराणसी में 83, मऊ में 42, गाजीपुर में 28, आजमगढ़ में 31, अयोध्या में 32, गोंडा में 63 ट्रेन, 20 ट्रेन अंबेडकर नगर, 64 ट्रेन बस्ती, उन्नाव में 27। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रवासी मजदूरों को लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत अफसोसजनक बात है कि इस समय जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है,
प्रवासी मजदूर सड़कों पर नंगे पांव चलने के लिए मजबूर हैं, रोड एक्सीडेंट का शिकार होने के लिए मजबूर हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी की मीटिंग करती है। वहां जो बाय इलेक्शन आने वाले हैं, मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अब 750 450 रैलियां करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो ये दिखाता है, जो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनहीन पार्टी है, जिसके अंदर गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोई संवेदना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है चुनाव से, सिर्फ और सिर्फ मतलब है राजनीति से, सिर्फ और सिर्फ मतलब है वोट से। इनको चुनाव के समय गरीबों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसीबत की जब बात आएगी तो उस समय गरीबों का, मजदूरों का साथ नहीं देंगे, गरीब को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देंगे और हवाई जहाज से चलने वालों की चिंता करेंगे, हवाई जहाज से विदेशों से भारत बुलाने की चिंता करेंगे, मजदूर की चिंता नहीं। ऐसे समय में कोई पार्टी चुनावी रैलियों के बारे में, सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बारे में, उसकी तैयारियां करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बैठक की। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मजदूरों को लेकर के जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई दिल्ली में है तो हम उसे दिल्ली का नागरिक मानते हैं, फिर भी कई लोग अपने घरेलू शहरों में वापस जाना चाहते हैं। 7 मई से राष्ट्रीय राजधानी से 196 ट्रेनों के माध्यम से 24,41,000 लोगों को उनके घर कस्बों तक वापस भेजा गया है। एक तरफ ये जिम्मेदारी ली गई कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में है, वो चाहे किसी भी राज्य से हो और किसी भी काम से दिल्ली में आया हो, टेम्परेरी हो या यहीं रहने वाला हो, अगर वो दिल्ली में है तो हम उसको दिल्ली का निवासी मानते हैं। और सीएम ने बार बार अपील करके कहा कि जो भी आदमी दिल्ली में है वो अपने आप को दिल्ली का माने, दिल्ली आपका घर है, दिल्ली आपका शहर है, यहीं रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही चीज़ें सामान्य होंगी और थोड़ी थोड़ी हुई भी हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे जो कामकाज ना होने की वजह से या कामकाज बंद होने की वजह से अपने अपने गांव लौटना चाहते थे। उनकी खेती है या उनका परिवार है, परिवार के और लोग हैं, तो वैसे लोगों के लिए, और हम सब ने देखा कि किस तरह से लोग सड़कों पर पैदल चले, किस तरह से लोग बसों में, ट्रकों में जाने की कोशिश करते रहे। फिर बाद में भारत सरकार ने जब ट्रेन चलानी शुरू की तो दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत प्रोएक्टिवली एक्सेप्ट किया। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि पिछले 7 मई से लेकर और कल शाम तक इन ट्रेन्स के ज़रिए जो दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के लोगों को उनके अलग अलग गांवों में भेजा गया है, इनकी संख्या अब 2,41,000 हो गई है। अब तक दिल्ली सरकार की ओर से 2,41,000 लोगों को ट्रेन से उनके गांवों में भेजा जा चुका है, उनके गृह जनपद में भेजा जा चुका है जहां से वो जाना चाहते थे। 196 ट्रेन पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लिए भेजी गई हैं, जिसमें से इन 2,40,000 में सबसे बड़ी संख्या बिहार के लोगों की है, जो बिहार के अलग अलग ज़िलों में गए हैं। 1,25,711 लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों में गए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कालपी रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गिरकर के मजदूर की मौत हो गई। यह घटना सुबह 6 बजे की है। ट्रेन मुंबई से गोरखपुर जा रही थी। जानकारी के मुताबिक स्पेशल ट्रेन से सलेमपुर देवरिया निवासी शिव कुमार की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित किया है। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति नीलाम किए जाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। तिरुपति मंदिर की देखरेख तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट करता है, जो कि स्वतंत्र तौर पर कार्य करता है, लेकिन अब यहां भी सियासत घुस आई है। ताजा मामला मंदिर की संपत्ति का कुछ हिस्सा नीलाम करने को लेकर के है। मंदिर की ये संपत्ति तमिलनाडु में स्थित है और जिसे नीलामी किए जाने के फैसले पर आंध्र प्रदेश के विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एक पूरे दिन एक उपवास की दीक्षा रखने की हमने निर्णय किया था। उस उपवास दीक्षा को हम अभी भी रख रहे हैं, क्योंकि इस सरकार
के मंशा पर हमको भरोसा नहीं है, शक है। केवल टीटीडी के नहीं, आंध्र प्रदेश के ऐसे सैकड़ों मंदिर के पास लाखों एकड़ की जमीन है जो श्रद्धालु ने भगवान को समर्पित किया है। हम चाहते हैं प्रदेश सरकार ये कानून लाए, पहले एक अध्यादेश लाए जिसके तहत अब की सरकार, राज्य सरकार या भविष्य में जो भी सरकार भगवान को समर्पित भूमि की तरफ या अन्य संपत्ति की तरफ आंख उठाकर देखने की साहस न करें। तो यह निर्णय राज्य सरकार को अभी करना पड़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जनता को शक है कि ये अभी का निर्णय तो वापस ले लिया सरकार, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं करेगी, इसकी कोई भरोसा नहीं है। अतीत में टीडीपी सरकार ने भी 2002 में ऐसे ही एक सरकार की एक आदेश लेकर आया जिसके तहत मंदिरों के भूमि को बेचने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया था। हम चाहते हैं ये नए कानून और नए अध्यादेश के तहत ऐसे निर्णय को वापस ले और भगवान को जो समर्पित भूमि है ये केवल धार्मिक काम के लिए उपयोगी हो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की एक एक बूंद बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य पानी को बचाने के लिए सरकार नीतियां बना रही है और इन नीतियों को बेहतर बनाने और धरातल पर अमली जामा पहनाने के लिए साथ साथ ही पानी बचाने जैसे अच्छे परिणाम लाने के लिए किसानों से सुझाव लिए और फीडबैक ली जा रही है। और इस प्रदेश में कई ब्लॉक में भूजल स्तर 40 मीटर तक नीचे पहुंच गया है, जो एक चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय पर सभी को मिलकर काम करना होगा, ऐसा मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। एक तरफ पंजाब सरकार की तरफ से अनुसूचित वर्ग के लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बिजली के यूनिट माफ किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि मंडी गोविंदगढ़ में रहने वाले एक गरीब परिवार जिसका मुखिया महज 200 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उसका बिजली का बिल 2019 में 4,81,643 रुपये आया था। लेकिन बिजली विभाग ने इसकी चेकिंग करवाने की बजाय गरीब परिवार का बिजली का मीटर ही काट दिया। परिवार में अगर बिजली उपकरणों की बात की जाए तो उनके घर में 3 पंखे और 5 बल्ब हैं। बिजली ना होने की वजह से परिवार आज भी इस भीषण गर्मी में बिना पंखे के रहने को मजबूर है। अपने 4 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੜਕੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੜੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨੂੰ? ਉਹ ਆਪਣੇ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਢ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਕੱਢ ਲਾ ਤੇ ਭਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਬਿੱਲ 3,80,000। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਮੀਟਰ ਜੰਪ ਲਿੱਤਾ ਵੀ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਲਾਈ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਘੱਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੋਡ ਤਾਂ ਆਹੀ 3 ਪੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, 4 ਬਲਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, 6,000 ਰੁਪਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਣ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਾਈ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 0.4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਫਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ we'll look into it. I'll speak to the XCN concerned. He should immediately look into it.
ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 0.4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। सो विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। राजस्थान सरकार ने राज्य में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री और रेड जोन में सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री को हटाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा और आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है। लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन की शर्तें सुनिश्चित करते हुए टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाओं की स्वीकृति दे दी है। सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 6:45 तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति भी दे दी। जी सर, देख लो हम भी मतलब दोनों वक्त जैसा कस्टमर बैठता है तब भी सैनिटाइजर करते हैं, उतरता है तब भी सैनिटाइजर करते हैं और इससे हमारे को भी बढ़िया है, कस्टमर के लिए भी बढ़िया है ताकि उनको भी मतलब सुविधाजनक हो। तो आपको लग रहा है काम बढ़ेगा जब से अब गाड़ियाँ आपकी स्टार्ट कर दी है एयरपोर्ट या वहाँ पर रेलवे स्टेशन बस अड्डे, तो काम बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं आप? सर काम बढ़ने का तो सर पैसेंजर पे डिपेंड करेगा, आवागमन पे। जैसे जैसे आवागमन बढ़ेगा जैसे जैसे काम जैसे एयरपोर्ट पे आप रहते हैं तो दिन भर में 1-8 ड्यूटी मिल जाती है? बिल्कुल मिलती है सर। ठीक, अपना नाम? चलिए, देश दुनिया में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।